नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे। और दोस्त 15वें प्रैक्टिस सेट के इंतज़ार में आप भी होंगे, हम भी इंतज़ार में थे, क्योंकि हम आपसे हमेशा कहते हैं कोई भी जो जर्नी होती है वो शुरू करना आपका एक उत्साहपूर्ण तरीके से बहुत लोग होते हैं उसको तैयार करने के लिए, लेकिन जब जर्नी समाप्ति की तरफ होती है तो मंजिल तक पहुंचने वाले लोगों की संख्या बहुत कम रह जाती है। और आप उन छात्रों में से, उन साथियों में से शामिल रहे जो इस जर्नी में अंत तक टिके रहे। आप सबको बहुत आशीर्वाद और स्नेह कि आप जितना डेस्परेट हैं अपनी सफलता के लिए, आप उतना ही जल्दी उसको प्राप्त करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और ये आज लास्ट क्लास होगी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आपको क्या करना है, जब तक भी आपका एग्ज़ाम होगा, आपके जो टॉपिक्स हैं आप उनका रिवीजन करेंगे और नई कक्षाओं की तरफ आप बचेंगे कि भाई मैं कुछ नया पढ़ लूँ, कुछ नया पढ़ लूँ। उससे अच्छा है कि जो हमने अब तक रिवाइज़ किया है उसको आप पढ़ लें, ठीक है। और टेलीग्राम बैच में आज हम प्रयास ये भी करेंगे आपका कि जो हमारी पीडीएफ है नायक बैच की, नायक 2.0 जो हमने कराया था प्रैक्टिस सेट, तो जो नायक 2.0 का जो प्रैक्टिस सेट है, हालांकि आपका लगभग 60-70% बच्चा उसको कर चुका होगा। इसका प्रैक्टिस सेट की जो कंबाइंड पीडीएफ है उसको भी आज हम टेलीग्राम चैनल में डलवा देंगे, ठीक है। जो कंबाइंड पीडीएफ है आज इस टेलीग्राम चैनल में, जो कि कमेंट सेक्शन में पिन होगा नवीन सर जीएस में, इसमें पिन करा देंगे। और एक आपका कंबाइंड पीडीएफ, इन 15 सेट की जो कंबाइंड पीडीएफ है उसको भी क्या बोलेंगे, उसको भी हम आपका इसमें अटैच करा देंगे। तो आपको अगर ऐसे ही एक ओवरव्यू लेना है कि आप फटाफट से देख लें भाई क्या क्या फैक्ट हैं, ठीक है, आप उनको देख सकते हैं। एक दिन में 3-4 सेट आप पढ़ सकते हैं अगर आपने अच्छी तैयारी की हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है फिर उसमें। ओके, तो शुरू करें साथी आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूपेन हजारिका जी का नाम सुना होगा तुमने, बहुत चर्चित नाम रहा है। पहला क्वेश्चन है, उन्हें 1992 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। गलत बात हो जाएगी, 1977 में उनको पद्म श्री मिला था, 1977 में। 2012 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आप कहेंगे नहीं, 2019 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो क्या हो जाएगा, ना तो एक ना दो होगा, ना तो एक ना दो। भूपेन हजारिका जी किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं ये आपको बताना है। तो भूपेन हजारिका जी की अगर हम बात करते हैं, ये भारत के एक बहुत अच्छे गीतकार रहे, संगीतकार भी आप इनको कह सकते हैं। गीतकार रहे, संगीतकार रहे, लेखक रहे, निर्देशन भी इन्होंने किया था, निर्देशक भी ये रहे थे। हालांकि एक बार तो इनको 1993 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला था। इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म उद्योग में। क्या बोलेंगे, दादा साहब फाल्के अवार्ड इनको मिला था, दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक है। और आपका वो मिला इनको 1992 में। क्या बोलोगे, 1992 में। इनकी बुक बहुत चर्चित है, इनकी बुक का नाम है आपका विंग्ड हॉर्स। क्या बोलोगे, विंग्ड हॉर्स किसकी बुक है, वो इन्हीं की बुक है, विंग्ड हॉर्स, ठीक है। इनका एक निकनेम भी है, इनको ब्रह्मपुत्र का शायर भी कहा जाता है। कभी पूछे ब्रह्मपुत्र का शायर, बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्रा किसको कहा जाता है, बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्रा, यानी कि ब्रह्मपुत्र का शायर, बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्रा, बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्रा, बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। इसको ब्रह्मपुत्र का शायर कहा जाता है। क्या बोलेंगे, ब्रह्मपुत्र का शायर इसको कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र का शायर किनको, भूपेन हजारिका जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब्दुल करीम खान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब्दुल करीम खान, ठीक है, बोलेंगे अभी फटाफट से। वह हिंदुस्तानी संगीत के किराना घराने के अग्रदूत और संस्थापक थे। क्या अब्दुल करीम खान ने आपका हिंदुस्तानी संगीत के किराना घराने को, किराना कहाँ पर है आपका, जो शामली उत्तर प्रदेश में है, इसको स्थापित किया है। बोले यस और नो, आप कहोगे भैया सही बात है एकदम से। उन्हें 1913 में पूना में आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना की थी, एकदम सही बात है। यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। हो सकता है आपके लिए प्रश्न अभी नया हो, लेकिन अगली बार कभी आपके सामने आएगा तो आप इसको सही करेंगे, सही एकदम से करेंगे। अब्दुल करीम खान जी को कौन सी उपाधि दी जाती है, तो अब्दुल करीम खान, इनको अब्दुल करीम खान आपका, इनको उपाधि दी जाती है आपका संगीत रत्न की। किनकी, संगीत रत्न की उपाधि इनको दी जाती है, संगीत रत्न की। और ये जो उपाधि इनको दी थी, ये मैसूर पैलेस ने दी थी, मैसूर पहल ने। क्या बोलोगे, मैसूर महल के द्वारा, मैसूर महल ने इनको ये उपाधि दी थी, मैसूर महल ने।
किराना घराने के कुछ संस्थापक आप मुझे बता सकते हैं कि जो फाउंडर्स किराना घराने यानी कि शामली उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए रहे। किराना घराना तो एक गंगूबाई हंगल हैं, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है उनका नाम भी। किराना घराने से किस किस का नाम लिया जाता है? किराना, तो क्या बोलेंगे? गंगूबाई हंगल हैं, गंगूबाई हंगल हैं, आपका गंगूबाई हंगल हैं। आपका प्रभा अत्रे, इनका नाम बहुत पूछा जाता है, प्रभा अत्रे का नाम बहुत पूछा जाता है, बाकी आप जानती हैं। हीराबाई बाड़ोदकर हैं, हीराबाई बाड़ोदकर हैं। आपका वो भीमसेन जोशी हैं, बहुत चर्चित नाम है भीमसेन जोशी, इसी से जुड़े हुए हैं। बेगम अख्तर एक नाम है जो आपने सुना होगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विष्णु नारायण भातखंडे, पिछले एक साल से हिट क्वेश्चन है, लगभग हर फॉर्मेट में पूछा जा रहा है। कितने रागों की उत्पत्ति कितने थाटों से हुई थी? रागों की उत्पत्ति जो है कितने थाटों से? 10 थाट इन्होंने बताए हैं। नाम कठिन है, आप याद रख सकते हैं इनको। ऐसे ही पूछा जाता है जो हिंदुस्तानी संगीत है, मुझे बताएं हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारत का है कि दक्षिण भारत का? तो हिंदुस्तानी जो संगीत है उसमें भी कितनी शैली हैं? तो उसमें भी 10 गायन शैली हैं। कितनी हैं? उसमें 10 शैली हैं। आपका चतुरंग है, रस सागर है, ध्रुपद, धमार, होरी, ख्याल, टिप्पा, आपका ठुमरी है, तराना है, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? ये आती हैं हिंदुस्तानी संगीत शैली के। लेकिन एक पूछी जाती है अर्ध शास्त्रीय कौन सी है? भाई हिंदुस्तानी भी शास्त्रीय है, लेकिन इसमें भी अर्ध शास्त्रीय जो सेमी क्लासिकल स्टाइल है, अर्ध शास्त्रीय जो शैली कही जाती हैं, तो वो 3 है आपका, ठुमरी, टप्पा और गजल। क्या बोलोगे? ठुमरी, टप्पा और गजल। एक बार थम्स अप करके बताओ आप मुझे, गजल गायकों के यदि मैं नाम पूछूंगा एक दो के तो बता दोगे, जिनको एसएससी बार बार पूछती है? सबका थम्स अप आए, वो एनर्जी आपकी मुझ तक पहुंचे और मुझे लगे कि हाँ हमने जिंदा छात्रों को पढ़ाया है, जिंदा छात्राओं को पढ़ाया है। क्या बोलेंगे? एक विष्णु नारायण भातखंडे जी को याद रख लेना, विष्णु नारायण, VN भातखंडे लिखो इनका नाम। VN भातखंडे जो हैं, विष्णु नारायण भातखंडे, इन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर पहला ग्रंथ लिखा था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर, संगीत पर पहला आधुनिक ग्रंथ किसने लिखा? पहला आधुनिक ग्रंथ किसने लिखा था? पहला आधुनिक ग्रंथ किसने लिखा? आधुनिक ग्रंथ किसने लिखा था? आधुनिक ग्रंथ किसने लिखा? तो वो VN भातखंडे ही हैं। 1992 में सिनेमा के लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले भारतीय कौन थे? अच्छा अब तक बताओ भारत को कुल कितने ऑस्कर मिल चुके हैं? जैसे कि आप सबको पता होगा AR रहमान, उनको मिल चुका है, आपका रेसुल पकोटी को मिल चुका है, आपका गुलजार साहब को मिल चुका है, आपका भानु अथैया 1983 पहली रही, पहली महिला भी थी। गांधी फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग उन्होंने की थी। गांधी की भूमिका किसने निभाई थी उसमें? बैन किंग्सले ने। आपका डायरेक्टर रहे थे रिचर्ड एटनबरो। आपका फिर दूसरे या पहले पुरुष बोले तो सत्यजीत रे रहे थे, जो कि बंगाली फिल्मों से संबंध रखते हैं। किससे? बंगाली फिल्मों से संबंध रखते हैं। तो सत्यजीत रे कब मिला था इनको? 1992 में। सत्यजीत रे जी को इनको याद रख लेना। आपका भारत रत्न भी पूछा जाता है 1992, ठीक है। इनका पद्म विभूषण भी पूछा जाता है आपका 1976। इनका रमन मैग्से से एकदम उल्टा कर दो, पद्म विभूषण का रमन मैग्से से 1967 का है। क्या बोलोगे? रमन मैग्से से कहाँ की सरकार देती है? 1967। इनकी आपका ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा जो बहुत पूछी जाती है, इनकी आत्मकथा का नाम है जाखन छोटो चेलम। क्या बोलोगे? जाखन छोटो चेलम। छोटो चेलम भी बोल देते हैं या छोटो चेलम भी बोल देते हैं। अवार्ड की PDF आज हम इसमें कंबाइंड कर देंगे, ठीक है। अवार्ड की PDF आपने देखा होगा, हमने कई टॉपिक्स के क्वेश्चन नहीं लिए, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन हमने ले ही लिए, क्योंकि SSC में प्राचीन इतिहास का जो वेटेज है वो लगभग खत्म हो चुका है। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वही जो पुराने हॉट टॉपिक्स थे उन्हीं से, ओके, जो कि आपके फिंगर टिप्स होते हैं मैक्सिमम छात्रों के। निम्न में से कौन भारत के जुड़वा शहर नहीं है? जुड़वा शहर नहीं है। अहमदाबाद और गांधीनगर, हुबली और धारवाड़ कर्नाटका के, ठीक है, ये गुजरात के हो गए। त्रिस्सूर और तिरुवल्ला ये नहीं है साथी। कटक और भुवनेश्वर हैं, त्रिस्सूर और तिरुवल्ला नहीं है। जैसे कि जुड़वा शहरों में नाम आता है हैदराबाद और सिकंदराबाद। क्या बोलोगे? हैदराबाद और सिकंदराबाद, ठीक है, सिकंदराबाद। ये वो सिकंदराबाद नहीं है जो हमारे नाम के साथ में जुड़ा हुआ है, ये आंध्र प्रदेश का सिकंदराबाद है। एक है आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा। विजयवाड़ा का जुड़वा शहर बताओ कौन है? विजयवाड़ा, विजयवाड़ा का जुड़वा शहर है भैया अमरावती। क्या बोलोगे? अमरावती, अमरावती, ठीक है। कलकत्ता का जुड़वा शहर बताओ कौन सा है? कलकत्ता का जुड़वा शहर, कलकत्ता का जुड़वा शहर है हावड़ा। क्या बोलोगे? हावड़ा।
और आपका जलपाईगुड़ी का कौन बताएगा, जलपाईगुड़ी का जुड़वा शहर कौन सा है? तो जलपाईगुड़ी का जुड़वा शहर है सिलीगुड़ी। कौन सा है? वो सिलीगुड़ी है। कौन सा है? सिलीगुड़ी है। ठीक है, बोलो भाई फटाफट से, बोलोगे भाई फटाफट से, बहुत शानदार। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में या फिर तमिलनाडु में, कहाँ पर बताएंगे एक बार? तो भैया श्री भ्रामबा जो मल्लिकार्जुन मंदिर है आंध्र प्रदेश में है, और ये है आपका भगवान शिव जी और पार्वती जी को समर्पित। क्या बोलोगे? शिव और पार्वती जी को समर्पित है। किसको? शिव और पार्वती जी को समर्पित है। तमिलनाडु, तमिलनाडु आपका तमिलनाडु में है वरदेश्वर टेम्पल। क्या बोलोगे? वरदेश्वर टेम्पल, और आपका साथ में ऐरावतेश्वर टेम्पल। मुझे बताओ वरदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? ऐरावतेश्वर मंदिर, ये तमिलनाडु में, दोनों बहुत पूछे जाते हैं। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजराज चोल प्रथम ने। किसने? राजराज चोल फर्स्ट थे। क्या बोलोगे? राजराज चोल फर्स्ट थे। अगर मैं पूछूं कुछ प्रमुख मंदिरों के नाम, तो आपको बतानी है उनकी स्थिति कि भैया वो कहाँ पर स्थित है। तो उम्मीद करेंगे एक परफेक्ट सा आंसर आएगा आपकी तरफ से। बताएंगे जी, फटाफट से बताओ, फटाफट से। तो क्या बोलेंगे आपका? तो आप सबका आंसर आएगा भैया आपका, पहले तो बताओ गुजरात मंदिर कहाँ पर है? सॉरी, गुजरात में कौन सा चर्चित मंदिर है? तो सोमनाथ। क्या बोलोगे? सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यस और नो? तो सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में। इस पर बताओ महमूद गजनवी का आक्रमण कब हुआ था? महमूद गजनवी का, यानी उसने किस वर्ष में किया? तो आप कहोगे 1025 में उसका 16वां आक्रमण था, 16वां आक्रमण। आप मुझे बताओ स्वर्ण मंदिर भारत में कहाँ पर है? स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है? तो वो पंजाब के अमृतसर में है। होयसलेश्वर टेम्पल बताओ, होयसलेश्वर, होयसलेश्वर टेम्पल कहाँ पर है? तो होयसलेश्वर आप कहेंगे भैया वो कर्नाटका में है। महाबोधि मंदिर बताओ कहाँ पर है? महाबोधि जो कि आपका एक, क्या बोलोगे, यूनेस्को साइट भी है। किस वर्ष में उसको यूनेस्को साइट बनाया गया था? ये जो साथी सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाते होंगे ना, ये लाजवाब होंगे, लाजवाब। मुझे बताओ भीतरगांव ईंट मंदिर कहाँ पर है? भीतरगांव ईंट मंदिर कहाँ पर है? ईंट मंदिर, तो भीतरगांव ईंट मंदिर है आपका, ये कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में है। सिरपुर तीर्थ कहाँ पर है? सिरपुर तीर्थ, बोलेंगे जी। सिरपुर तीर्थ जो टेम्पल है ये कहाँ पर है? तो ये बोलेंगे ये आपका छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? ये आपका छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। कल तारीफ करो मेरे कोट की थोड़ा सा, भैया ब्लेजर आपका अच्छा लग रहा था। चलो आगे आएंगे अगले क्वेश्चन पर, फटाफट से अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट है विवादास्पद उपन्यास जो लज्जा है उसकी लेखिका कौन है? लज्जा की लेखिका कौन है? बोलेंगे अभी फटाफट से। लज्जा, तो अरुंधति रॉय है या तस्लीमा नसरीन है? तस्लीमा नसरीन है। विवादास्पद उपन्यास जो लज्जा है उसकी लेखिका कौन है? तो तस्लीमा नसरीन है। कौन है? तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन को जाना जाता है फ्रेंच लवर के लिए। किसके लिए? फ्रेंच लवर के लिए, माय गर्लहुड के लिए, माय गर्लहुड के लिए। इनकी जो ये किताब है ना, ये बैन हो गई थी लज्जा, इसीलिए उसको बोले विवादास्पद। और एक साथ ही क्या बोलेंगे, क्या एक इनकी किताब है बर्निंग रोजेज इन माई गार्डन, ये इनकी नई किताब है, बर्निंग रोजेज इन माई गार्डन, रोजेज इन इन माई गार्डन। ये किसकी बुक है? ये इन्हीं की बुक है, इन माई गार्डन, 2023 की बहुत चर्चित किताब इनकी रही थी। विवादास्पद उपन्यास लज्जा के लिए तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा है कि लज्जा कब आया था? क्या बोलेंगे? लज्जा कब आया था? तो 1993 का, याद रख लेना, 1993। अरुंधति रॉय हम आपको बता चुके हैं। सुधा मूर्ति, इनकी बुक बताओ। तो इनकी बुक है डॉलर बहू। कौन सी? डॉलर बहू। एसएससी बहुत बार रिपीट कर चुका है। एक 3000 टाँके यानी कि 3000 स्टिचेस किसकी बुक है? वो इन्हीं की बुक है, 3000 स्टिचेस। एक द सर्कल ऑफ लाइफ, इनकी 2025 में किताब आई है, ये करंट अफेयर्स में आपने जरूर पढ़ी होगी। द सर्कल ऑफ लाइफ किसकी है? 2025 सुधा मूर्ति की है। ठीक है। एक है द मैजिक ऑफ लॉस्ट ईयर रिंग्स, द मैजिक ऑफ लॉस्ट ईयर रिंग्स। क्या बोलोगे? लॉस्ट ईयर रिंग्स, ये आपका पूछी जाती है आपका, क्योंकि ये किताब भी आपका 2025 की ही नहीं, 2025 नहीं 24 की है शायद, 24 की, क्योंकि ये थोड़ी पुरानी किताब हो चुकी है। एक इनकी बुक है आपका द बर्ड विद गोल्डन विंग्स, द बर्ड विद गोल्डन विंग्स। क्या बोलोगे? द बर्ड विद गोल्डन विंग्स, ये किसकी है? ये भी इन्हीं की है। और एक चर्चित किताब है इनकी, द
उसको बोलते हैं द मैजिक ऑफ लॉस्ट स्टोरी, द मैजिक ऑफ लॉस्ट स्टोरी, लॉस्ट स्टोरी। इसको आप एक बार देख लेना है ना, द मैजिक ऑफ लॉस्ट ईयररिंग्स। इसका ईयर कौन सा है? 2024, मुझे लग रहा है थोड़ी पुरानी, या 25 या 24, एक ही है, ठीक है। बहुत सही, बहुत शानदार। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? ये आपको बताना है। भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? बोलेंगे श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे पहले श्रम मंत्री, एकदम से ठीक है। रफ़ी अहमद किदवई जी, इनको क्या मिला था? इनको मिला था कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, संचार मंत्रालय, संचार मंत्री इनको बनाया गया था। कुंवर होराम जी भाभा, इनको बनाया गया था आपका वाणिज्य मंत्री, क्या बोलोगे? वाणिज्य मंत्री। अमृत कौर को बनाया गया था आपका स्वास्थ्य मंत्री, क्या बोलोगे? स्वास्थ्य मंत्री इनको बनाया गया था, स्वास्थ्य मंत्री इनको बनाया गया था। जगजीवन राम जी का जो साथी उपनाम था वो क्या था? तो आप कहेंगे उनका उपनाम था आपका क्या? बाबूजी उनको कहते थे, बाबूजी। बहुत प्रसिद्ध दलित नेता थे हमारे देश के। मुझे बताएंगे आप गृह मंत्री कौन थे देश के पहले? गृह मंत्री जिनके पास में आपका सूचना और प्रसारण भी रहा था, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन बोलोगे? वल्लभ भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल थे आपका गृह मंत्री। आपका सरदार पटेल जी की इनको इनके पास में ये रहा। अब हम आपसे पूछते हैं एक और, बताओ कृषि मंत्री कौन थे भारत के पहले? कृषि मंत्री कौन थे? तो पहले कृषि मंत्री थे आपका राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि इनके पास खाद्य और कृषि दोनों मंत्रालय रहे थे, खाद्य और दोनों। रेलवे और परिवहन के बताओ कौन थे? रेलवे, यानी कि रेलवे और ट्रांसपोर्ट का जो मंत्रालय था वो किसको मिला था? तो वो मिला था जॉन मथाई को। किसको? जॉन मथाई को मिला था। पहले शिक्षा मंत्री बताओ फटाफट से भारत के कौन थे? जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, पहले जो साथी आपका शिक्षा मंत्री थे, तो अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? अब्दुल कलाम जी मत लिखा करो, अबुल कलाम, ये अलग है। अब्दुल कलाम जी आधुनिक भारत में रहे। अबुल कलाम आज़ाद, क्या बोलोगे? अबुल कलाम आज़ाद। वित्त मंत्री कौन रहे थे? आपका वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन रहे थे? तो आर के षणमुख शेट्टी थे, आर के शेट्टी साहब थे। बाबा साहब के पास में कौन सा रहा था आपका? बोलेंगे कानून मंत्रालय, कानून मंत्री और या विधि मंत्री आपसे बोले तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। क्या बोलेंगे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। रक्षा मंत्री बताओ पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन रहे थे? तो रक्षा मंत्री रहे थे बलदेव सिंह जी। कौन? बलदेव सिंह जी रहे थे, बलदेव सिंह जी रहे थे, ठीक है। उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन रहे थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऊपर दिखाएं साथी ने कुछ लिखा, 1 मिनट, क्या चाहिए? बोलेंगे जी। एग्जाम के अंतिम समय में काम आ सके मैनिफेस्टेशन, अंतिम समय की चीज़ नहीं है। देखिए मैनिफेस्टेशन एक ऐसी विधि है जो आपके सपनों को सच बनाती है, लेकिन आपका जो ड्रीम है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, उसमें ऑब्स्टेकल्स और हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए, एकदम से प्योर नीट एंड क्लीन। हाँ आप ये कर सकते हैं, पहले अपनी एबिलिटी देख लीजिए, आप कहोगे हाँ मैं इसके लिए योग्य हूँ, इसके लिए जो ज़रूरी ग्राउंड्स चाहिए वो मेरे पास हैं, अब मैं पूरी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इस एक चीज़ के लिए लगा दूंगा। यही मैनिफेस्टेशन को प्राप्त करने का अच्छा तरीका। मैनिफेस्टेशन क्या है? आप सोच रहे हैं कि आप होना क्या चाहते हैं, तो आप कुछ ना कुछ होना चाहते होगे ना अपनी ज़िंदगी में। आप सोच रहे होगे कि मुझे एक जॉब मिले, तो जॉब भी कौन सी, उसके लिए मैनिफेस्ट कीजिए कि आप उसको पा चुके हैं, ठीक है। अब उसको पाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं सिर्फ उसमें अपनी एनर्जी लगानी है, यही मैनिफेस्टेशन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कुछ दिनों में काम आ जाएगा आपके, कि आप ये सोचें कि नहीं मैं 4 दिन के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। नहीं, एक जर्नी होती है, उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको करनी पड़ेंगी। ओके सर, टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा है दोस्त। टेलीग्राम चैनल ऊपर कमेंट सेक्शन में पिन है, आप जब क्लास को देख लें तो इसके बाद में आप इस लिंक पर वापस से जाकर के क्लिक करेंगे तो कमेंट सेक्शन में यही मिलेगा, आप इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और उसको कमेंट सेक्शन में भी पिन कर देना शुभम भाई, है ना। चलो जी, एस जयशंकर राज्यसभा में किस भारतीय राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? अच्छा आपको पता है आपकी क्लास कौन कराते हैं? आज इनसे आपको मिलाएंगे, है ना। और हमारी क्लास में जो हेल्प करते हैं उनसे भी आपको मिलाएंगे। तो एक तो सुनो, एक तो रवि भाई को बुलाना, एक नवीन भाई को बुलाना, और कौन कौन है? और नहीं है ना कोई भी लगाने वगाने के लिए भी कोई क्लास में? ठीक है, मिलाते हैं बाद में, है ना, आगे आएंगे। एस जयशंकर राज्यसभा में किस भारतीय राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? बताएंगे जी फटाफट से। एस जयशंकर तो आप जानते होंगे, भारत के विदेश मंत्री।
तो महाराष्ट्र से या गुजरात से? भैया गुजरात से उनका संबंध है। राघव चड्ढा बताओ कहाँ से संबंध रखते हैं? राघव चड्ढा, तो आप बोलोगे राघव चड्ढा जो कि आम आदमी पार्टी में है, पंजाब से, पंजाब से। निर्मला सीतारमण कहाँ से संबंध रखती हैं बताइए? निर्मला सीतारमण ये कहाँ का प्रतिनिधित्व करती हैं? हर राज्य का प्रतिनिधित्व है ना आपका, राज्यसभा में। आप कहोगे हाँ जी भैया बिल्कुल है, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व है इसीलिए राज्यसभा है, कर्नाटका में। एक मुझे बताओ, हर्षवर्धन श्रृंगला अभी नई नियुक्ति हुई थी, हर्षवर्धन जो श्रृंगला है, पूर्व विदेश सचिव भी ये भारत के रहे थे, इनको राज्यसभा भेज दिया गया है। अब मीनाक्षी जैन जी को भेज दिया गया है। मीनाक्षी जैन, पूछा जा सकता है अभी हाल ही में किसको भेजा गया? उज्जवल इनको भेजा गया, और आपका सदानंद मास्टर इन सबको भेजा गया है अभी रिसेंट में राज्यसभा। ठीक है, ये जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होने वाले सदस्य थे चारों। अच्छा, कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं और ये प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? तो 12 सदस्यों का मनोनयन हो सकता है। ये प्रक्रिया हमने किस देश से ली है? किस देश से ली है आप बताएंगे फटाफट से। अच्छा ये हो गया। अच्छा हमें बताओ, जैसे अन्य लोकसभा के नेता भी हैं, जैसे मैं पूछूं राहुल गांधी कहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं बताओ? राहुल गांधी किस सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो राहुल गांधी जी करते हैं रायबरेली। क्या बोलोगे? रायबरेली सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, रायबरेली सीट का। मैं पूछूं नरेंद्र मोदी जी किस सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो करते हैं वाराणसी सीट का। किसका? वाराणसी सीट का। राजनाथ सिंह जी किसका प्रतिनिधित्व करते हैं बताएंगे? राजनाथ सिंह आपका लखनऊ। क्या बोलोगे? लखनऊ। शशि थरूर इस देश के इंटेलेक्चुअल लीडर हैं। शशि थरूर, क्या बोलोगे? शशि थरूर ये कहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो शशि थरूर केरल की तिरुवनंतपुरम सीट का। क्या बोलोगे? तिरुवनंतपुरम सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। हेमा मालिनी नई बात करेंगे। अमित शाह बताओ मुझे आप, अमित शाह जी किस सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो अमित शाह आपका गांधीनगर सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। हेमा मालिनी बताओ तुम लोग, बोलेंगे फटाफट से। हेमा मालिनी किस सीट का प्रतिनिधित्व करती हैं? आंसर आना चाहिए, सारे लोग बोलेंगे फटाफट से। क्या बोलेंगे जी? भैया मथुरा सीट का। जिन लोगों ने मथुरा आंसर दिया है एकदम से ठीक आंसर है अक्की ठाकुर, आंसर देने वालों में आपका मुझे दिख रहे हैं। भारतीय संविधान और विधायिका में इनके प्रथम प्रकटन के अनुसार अधिनियमों और नीतियों को सही क्रम में लगाइए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन 2009, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000, दिव्यांगजनों के लिए जो अधिकार नियम आया 2016, और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में। तो इसका क्रम देख लीजिए, पहले तो आईटी एक्ट आएगा इसमें, फिर सूचना का अधिकार अधिनियम, एकदम से ठीक हो जाएगा। देखिए आईटी एक्ट कब आया था? आईटी एक्ट आया था सन 2000 में, ठीक है, सन 2000 में। सूचना का अधिकार अधिनियम आप सबको पता होगा 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये 2009 का है, लेकिन लागू हुआ था ये कब? 1 अप्रैल 2010। आरटीई बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन, वो आरटीआई है। और दिव्यांगजनों के लिए आपका क्या बोलेंगे? राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ये 2016 का है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। और ये जो एक्ट लिखे हुए हैं ये दोनों एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। आरटीआई बोलेंगे भी फटाफट से, सारे लोग बोलेंगे। क्या हो गया भैया? रेलवे और परिवहन का जॉन मथाई, गलत नहीं, ठीक है एकदम से। आप उसकी बात कर रहे हैं जो साथी आपको बाद में मंत्रालय मिला, जॉन मथाई एकदम से सही है, बोलेंगे भी फटाफट से। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक संचार को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? इलेक्ट्रॉनिक संचार को फोन या कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करके आप कोई भी जानकारी भेज रहे हैं, यही इलेक्ट्रॉनिक संचार है। एकदम से सही बात है, यही क्या है? यही आपका संचार है। अगर आप कभी बीएनएस पढ़ोगे 2023 नए वाले को, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी पढ़िए, हमको कानून की समझ रहनी चाहिए, तो उसमें आप धारा 2 पढ़ेंगे तो इसी की परिभाषा दी गई है। राजकीय पशु की बात करते हैं, स्टेट एनिमल की। विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? विशाल गिलहरी महाराष्ट्र की, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या गोवा? अगर हम गोवा की बात करते हैं तो गोवा का तो गौर पक्षी है। क्या बोलोगे? गौर पक्षी है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर है स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ। क्या बोलोगे? हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ। हरियाणा का भैया काला हिरण, काला हिरण कहाँ पर है? हरियाणा में, हरियाणा में आपका। और महाराष्ट्र, क्या बोलोगे यहाँ पर? महाराष्ट्र, ये विशाल गिलहरी है, विशाल गिलहरी है। अब मुझे बताओ काला हिरण और कहाँ का है? काला हिरण आपका आंध्र प्रदेश का भी है। कहाँ का है?
आंध्र प्रदेश का भी क्या है आपका काला हिरण, काला हिरण। अब आप मुझे बताओ अंडमान और निकोबार का क्या है आपका, अंडमान और निकोबार का डुगोंग, जिसको हम समुद्री गाय बोलते हैं। अच्छा आपको पता होगा डुगोंग कहाँ पर मिलते हैं, जो मन्नार की खाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर क्या पाई जाती है आपका, समुद्री गाय अर्थात डुगोंग पाई जाती हैं, ठीक है, पाई जाती हैं। ओके, अंडमान निकोबार। मुझे बताओ गुजरात का कौन है, गुजरात क्या बोलेंगे, गुजरात का आपका एशियन लॉयन है, एशियाई शेर, एशियन लॉयन है आपका। महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का बताएंगे जी विशाल गिलहरी हो गया, विशाल गिलहरी। सिक्किम का बताओ, सिक्किम का क्या है, सिक्किम का इनके कुछ राज्यों के पूछे जाते हैं, लाल पांडा, जो रेड पांडा है, क्या बोलोगे, लाल पांडा है आपका। अच्छा तमिलनाडु का बताइए, तमिलनाडु का नीलगिरी तहर है, क्या है, नीलगिरी, नीलगिरी तहर, कहाँ का है नीलगिरी तहर, ये आपका तमिलनाडु का है, कहाँ का बोलोगे, तमिलनाडु का। और कर्नाटक का बताइए, कर्नाटक का आपका हाथी, कर्नाटक का भी केरल का भी, इन दोनों का क्या है आपका हाथी है, हाथी। असम का तो सब लोग जानते होंगे, असम का बताइए एक बार कमेंट सेक्शन में, असम का बोलेंगे भाई फटाफट से, असम का सारे लोगों की तरफ से आए, क्या आएगा, वो आएगा असम का एक सींग वाला, एक सींग वाला गेंडा, क्या आएगा, एक सींग वाला गेंडा आएगा। लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कितने गोलमेज सम्मेलन कुल आयोजित हुए हैं, तो आप कहोगे 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए, और जो प्रधानमंत्री था वो था रेमजे मैकडोनाल्ड। पहला कब आयोजित हुआ था, 1930 में। दूसरा कब आयोजित हुआ था, दूसरा आपका 1931 में, यानी कि वो सितंबर से लेकर के आपका दिसंबर तक चला था। और थर्ड ये आपका नवंबर 1932 से लेकर के दिसंबर 1932 तक चला था। तो ये 3 हैं। अब इनके समय वायसराय भी पूछे जाते हैं। तो पहले के समय तो इरविन थे, क्या बोलोगे, पहले के समय इरविन थे, और दूसरे के समय थे विलिंगडन। कौन, वायसराय आपसे पूछे जाएं, और तीसरे के समय वायसराय कौन थे, विलिंगडन थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले व्यक्ति कौन थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, आपका आर.एम. जयकर थे, तेज प्रताप सप्रू थे। ये लोग वो हैं जो तीनों में गए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किस जहाज से गए थे, मुल्तान जहाज से गए थे। सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय और मोहनदास करमचंद गांधी, इन्होंने किस में भाग लिया था, दूसरे में। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या, कांग्रेस, और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था किसने, गांधी जी ने। किसने, गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व यहाँ पर किया था, गांधी जी ने। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने जो यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया तो किस जहाज से गए थे, तो राजपुताना जहाज से गए थे। किससे, राजपुताना जहाज से। जो गोलमेज सम्मेलन है ये कहाँ पर आयोजित होते थे, लंदन में। और लंदन में भी कहाँ पर होते थे, कौन सा पैलेस था वो आपका, तो आप बोलेंगे सेंट, ये था आपका सेंट जेम्स पैलेस, इस स्थल पर आयोजित होते थे, सेंट जेम्स पैलेस। क्यों होते थे ये, क्यों हुए थे गोलमेज सम्मेलन, तो जो साइमन की रिपोर्ट आई थी, कब आई थी साइमन की रिपोर्ट, साइमन कमीशन जो था उसकी रिपोर्ट की समीक्षा होती थी, उसको रिव्यू किया जा रहा था कि वो रिपोर्ट कितनी सही है, किस तरह से उसको लागू किया जाए। अच्छा गांधी जी जो जाके रुके थे वो किस हॉल में जाके रुके थे, जहाँ पर आपका चर्चिल ने उनको बोल दिया था अर्धनग्न फकीर। तो गांधी जी ने हिम्मत की थी ना, आपका महारानी के यहाँ दरबार में अपना कपड़ों में गए थे। आपको याद होगा गांधी जी ने जब दक्षिण में वो यात्रा कर रहे थे आपका 1921-22 में, तो उन्होंने लंगोट धारण कर लिया था। पहले तो कोट पैंट पहनते थे वो, लेकिन उन्होंने कहा था मेरे देश में जितना लोगों के पास कपड़ा है उतना ही मैं पहनूंगा। ब्रिटेन की महारानी ने भी यही पूछा था कि आप ऐसे कपड़ों में क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा था मेरे कपड़े तो आपने ले लिए हैं, है ना। तो कहाँ पर रुके थे, वो हॉल कौन सा है, गांधी जी कहाँ पर रुके थे, तो वो किंग्सले हॉल है। इसी की सीढ़ियों पर गांधी जी के बारे में टिप्पणी की गई थी। गांधी जी किंग्सले हॉल में रुके थे, कहाँ पर, किंग्सले जो हॉल है उसमें गांधी जी रुके थे, किंग्सले, किंग्सले हॉल में रुके थे, ठीक है। अच्छा आप सबको पता होना चाहिए जो भारत का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, वो गोलमेज सम्मेलनों की जो रिपोर्ट आई थी बाद में, जिसको वाइट पेपर हम बोलते हैं, एक श्वेत पत्र जारी हुआ था, वही श्वेत पत्र आधार बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, और फिर बाद में वही आधार बना था भारत के संविधान का, ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे आएंगे, पूना समझौता, पूना पैक्ट का संबंध किससे था, पिछड़े वर्ग के चुनावी सीटों का आरक्षण, पूना पैक्ट। तो आप बोलोगे बिल्कुल ठीक बात है, पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों का आरक्षण था। कब हुआ था पूना पैक्ट, तो पूना पैक्ट हुआ था आपका 24 सितंबर 1932 को। कहाँ पर साइन हुआ था ये आपका, तो ये साइन हुआ था यरवदा जेल में, जो पुणे की यरवदा जेल है। कौन बंद थे यरवदा जेल में इस समय, तो यरवदा जेल में इस समय गांधी जी थे, गांधी जी थे। और ये समझौता जो हुआ गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मध्य हुआ था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मध्य हुआ। इसके लिए जो प्रयास किए थे वो सी राजगोपालाचारी और आपका
क्या बोलेंगे, तेज प्रताप, जो आपका तेज बहादुर सप्रू थे, सॉरी, उन्होंने इसके लिए प्रयास किए थे। तो साइन भी इस पर किसके हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हुए। और हिंदुओं की तरफ से जो साइन हुए यानी गांधी जी की तरफ से, तो आप कहोगे वो मदन मोहन मालवीय थे। क्योंकि आपका रैमजे मैकडोनल्ड, आपका ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था, उसने एक पृथक निर्वाचन की शुरुआत करती थी, एक पृथक निर्वाचन मंडल बना दिया था दलितों के लिए। लेकिन गांधी जी इस बात के लिए अनशन पर बैठ गए और फिर क्या किया, गांधी जी ने बोला कि रिजर्व सीटें आप बढ़ा लो लेकिन अलग अलग वोट का अधिकार मत दो। ठीक है, तो सीटों की संख्या 71 की जगह कितनी कर दी गई थी, 148 सीट के लिए गांधी जी इसमें मान गए थे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी इस पर फिर आपका मनाया गया उन्होंने। तो ये बात हमको पता होनी चाहिए। तो ये तो हो गया 24। आज हाँ, एक क्वेश्चन पूछा है था, पूना पैक्ट, ये तो समझौता है, इससे पहले जो रैमजे मैकडोनल्ड की घोषणा थी उसको क्या बोलते हैं, जिससे उसने पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया था, उसका नाम बताओ। रैमजे जो मैकडोनल्ड था उसकी घोषणा क्या थी, उसकी घोषणा, जिसके विरोध में ये अनशन शुरू हुआ था, उसकी घोषणा थी कम्युनल अवार्ड की। किसकी, कम्युनल, कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक पंचांट की। तो मुझे आप बताइए सांप्रदायिक पंचांट कब आया था, सांप्रदायिक पंचांट कब आया था, ये मेरा आपसे प्रश्न है। तो आप बोलेंगे सांप्रदायिक पंचांट जो आया था वो 16 अगस्त 1932 को आया था, 1932 को आया था। इसके विरोध में ये सब चल रहा था। सांप्रदायिक पंचांट की डेट पूछी जाती है और पूना पैक्ट की भी डेट पूछी जाती है। ओके दोस्त, अन्य बातें ना करें, कक्षा के बाद में हम रुक जाएंगे, जिनके पास समय हो तब बातें करेंगे। ओके, थम्स अप कर दो, कक्षा तक बातें नहीं। बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं, नाराज हो जाते हैं वो क्लास में, वो ये कहते हैं अच्छा हमारा 1 मिनट भी तुम ऐसे कैसे ले सकते हो, तुम्हें अधिकार क्या है, तुम पढ़ाने के लिए आए हो, आगे बढ़ो, आगे चलो, है ना। ऐसा होता ना, बातें मत करो, हमारे गुरु हैं कहीं तो। आगे आएंगे तो क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे, विपिन चंद्र पाल थे, शरद चंद्र बोस थे या महात्मा गांधी थे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। कब, जब ये चले गए थे आपका देश से 1939 में। मुझे बताओ इन्होंने फ्री इंडिया सेंटर कब बनाया था जर्मनी में, फ्री इंडिया सेंटर, तो फ्री इंडिया सेंटर कब बनाया था इन्होंने, फ्री इंडिया सेंटर जर्मनी में बनाया था 1941 में। किसके भेष में ये भारत से गए थे, किसका भेष धारण करके गए थे, तो आप बोलोगे भैया ये आपका जियाउद्दीन के भेष में यहाँ से गए थे। अब क्वेश्चन पूछेंगे, पहली बार सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, बताओ फटाफट से। पहली बार तो हरिपुरा में बने 1938 में, दूसरी बार कब बने 1939 में, कहाँ पर बने थे, त्रिपुरी में। किसको हराया था, बी पट्टाभी सीतारमैया को। ठीक है, बी पट्टाभी सीतारमैया को 1377 वोट मिले, सुभाष चंद्र बोस जी को 1580 वोट मिले। ये सब बातें हम आपको बता चुके हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म आपका कब हुआ था, 23 जनवरी 1897 को हुआ था। ठीक है, आईसीएस परीक्षा 1920 में इनकी चौथी रैंक आई थी, 1930 में ये कलकत्ता के मेयर बने थे। तो ये इनके बारे में जरूरी फैक्ट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ इन्होंने क्यों छोड़ दी थी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस इनको उस समय पर काम नहीं करने दे रही थी। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था, बस आप मुझे 1 मिनट देंगे, इतने आंसर दें। सरसों का तेल भर लिया तुमने इसमें। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था, बताएंगे एक बार फटाफट से, सारे लोग आंसर करेंगे। तो किसके द्वारा, मोहन सिंह के द्वारा किया गया, या सुभाष चंद्र बोस आप नहीं लेंगे तो आप बोलेंगे मोहन सिंह जी के द्वारा किया गया था आईएनए का। ठीक है, मोहन सिंह जी के द्वारा इसका किया गया। लेकिन कभी भी पूछे आईएनए का पुनर्गठन किसने किया था, क्या बोलोगे, पुनर्गठन, तो वो किया है रास बिहारी बोस के द्वारा। क्या बोलोगे, रास बिहारी बोस के द्वारा। रास बिहारी बोस वही थे जो आपका किससे जुड़े रहे थे, आपका गदर आंदोलन से जुड़े रहे थे और बाद में आपका जापान आके शिफ्ट हो गए थे। इन्होंने ही आपका सुभाष चंद्र बोस जी को नेतृत्व दिया, सुभाष चंद्र बोस जी को नेतृत्व दिया। और यहाँ के कई घटनाक्रम पूछे जाते हैं, जैसे जो इनको कमांड दी गई थी सुभाष चंद्र बोस जी को, वो कमांड किस डेट को मिली थी, वो कमांड मिली थी 4 जुलाई 1943 को। क्या, 4 जुलाई 1943 को।
5 जुलाई, इसके अगले ही दिन 5 जुलाई 1943 को क्या नारा दिया गया था? दिल्ली चलो का नारा कब दिया गया, ये पूछा जाता है। दिल्ली चलो नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा दिल्ली चलो, तो ये कहा उन्होंने अगले ही दिन यानी कि 5 जुलाई 1943 को। 1943 को एक पूछा जाता है आपका 21 अक्टूबर 1943 को क्या हुआ था, क्या बोलेंगे? इस दिन सुभाष चंद्र बोस जी ने अस्थायी सरकार की घोषणा कर दी थी। किसकी? अस्थायी सरकार की घोषणा। अस्थायी सरकार की घोषणा किस दिन की गई थी? आईएनए के द्वारा। क्या बोलोगे? अस्थायी सरकार की घोषणा कि भाई हम ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं है। 18 मार्च 1944 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 1944 इससे क्या हुआ था? जो आईएनए की सेना थी वो भारत में प्रवेश हो गई थी। आपने ऑपरेशन यू को अगर पढ़ा होगा, हाँ, जब हम इतिहास आपको पढ़ा रहे थे, तो ऑपरेशन यू के द्वारा जो मणिपुर इम्फाल वाला क्षेत्र है, इम्फाल वाला, उस पर सुभाष चंद्र बोस जी की सेना ने कब्जा कर लिया था। तो क्या बोलेंगे? भारत में आईएनए का जो प्रवेश हुआ, भारत में जो आईएनए का प्रवेश हुआ वो 18 मार्च 1944 को हुआ। ठीक है, क्या बोलेंगे? और फिर एक डेट आती है 6 जुलाई 1944। इस दिन क्या बोलेंगे? इन्होंने रेडियो से एक प्रसारण किया था रंगून से, और महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। क्या कहा था? बोलेंगे फटाफट से, क्या बोलेंगे इसको? गांधी जी को क्या कहा था? गांधी जी को इन्होंने, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहाँ से कहा था बताएंगे? रंगून की ब्रॉडकास्टिंग से, रंगून की ब्रॉडकास्टिंग से। और 1944 में ही नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक होते ही ठंडा पानी पीने लगे सर, ध्यान रखिए अपना। अरे बीमार, पता है मैं कैसे हुआ था? बीमार ऐसे नहीं हुआ ठंड की वजह से, दरअसल में सर वहाँ थोड़ा डेंड्रफ हो गया। डेंड्रफ होने की वजह से क्या हुआ, मैंने दही लगा ली सिर में। दही और सरसों के तेल को मिला के लगाओ तो ठीक हो जाता है। अब दही और सरसों का तेल लगा लिया तो फिर मैंने वो सिर पे चुन्नी बांध ली, ठीक है, कफन, और फिर वो कई घंटे लगा रह गया, तो उसकी वजह से सर्दी बैठ गई थोड़ा। बहुत हालत खराब रही 2 दिन, तुम्हें पता भी नहीं है। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? क्रिप्स मिशन किसने भेजा था और कब भारत आया, ये आपसे मेरा क्वेश्चन है। क्रिप्स मिशन कब आया था बताओ जी। सारे लोगों का आंसर आए, सारे लोगों का फटाफट से आंसर आएगा। तो क्या बोलेंगे? मार्गरेट थैचर ने भेजा या चर्चिल ने? भैया चर्चिल है, ये चाचा जो आज़ाद ही नहीं करना चाहता था भारत को। अच्छा, पहले अगस्त प्रस्ताव बताओ किस दिन का है? अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव 1940 का। लिनलिथगो कहता है आपका, क्या बोलोगे? 8 अगस्त 1940 का। किसके द्वारा आया था ये? लिनलिथगो के द्वारा आया था। इसने क्या घोषणा कर दी थी? लिनलिथगो, आपको याद है भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था तो लिनलिथगो, क्योंकि लिनलिथगो 1936 से 1943 तक रहा, और लिनलिथगो कह देता है सेकंड वर्ल्ड वॉर जब शुरुआत होती है तो भारतीय हमारे साथ है। तो सबने पूछा तू नेता हमारे देश का, तू बताएगा हम किसके साथ हैं? हम बताएंगे जो देश के नेता हैं, तुम कैसे बता दोगे? तो इसीलिए फिर क्या, भारतीय माने नहीं सेकंड वर्ल्ड वॉर में साथ देने के लिए, तो ये मनाने के लिए आया। तो क्रिप्स मिशन की जो घोषणा हुई, इसकी क्रिप्स मिशन की, वो कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट डेट है, पूछी जाती है। क्रिप्स मिशन की घोषणा कब हुई बताओ फटाफट से। तो क्रिप्स मिशन की घोषणा हुई 11 मार्च 1942 को। क्या? 11 मार्च 1942 को। भारत कब आया? भारत आया था क्रिप्स मिशन 23 मार्च को। क्या बोलोगे? 23 मार्च 1942 को। 23 मार्च 1942 को। गांधी जी से मुलाकात कब हुई थी? तो 4 दिन बाद गांधी जी से क्रिप्स मिशन मिला। गांधी जी से मुलाकात, गांधी जी से जो मुलाकात हुई वो आपका हुई 27 मार्च को। क्या बोलोगे? 27 मार्च 1942 को। ठीक है, 30 मार्च को इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में क्या कहते हैं कि हमको सहयोग मिले सेकंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन गांधी जी ने इसको क्या कह दिया था? पोस्ट डेटेड चेक। तो किस मिशन को कहा था? और बाद में नेहरू जी ने एक बात और जोड़ दी थी, ये उस बैंक का चेक है जिसका बैंक ही दिवालिया हो चुका है, यानी ब्रिटिश सरकार अब जाने वाली है। ठीक है, तो ये दिवालिया हो चुका है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्रिप्स मिशन से जो मुलाकात हुई थी उसमें बहुत सारे नेताओं ने मुलाकात की थी, जैसे आपका मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना थे आपका, ये भी पूछा जाता है। क्रिप्स मिशन में जो हिंदू 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 वर्ग था उसकी तरफ से कौन मिला था? तो हिंदू महासभा की तरफ से वीडी सावरकर और आपका आर.एम. जयकर। क्या बोलोगे? वीडी सावरकर और आर.एम. जयकर। क्या बोलोगे? आर.एम. जयकर ने मुलाकात की थी हिंदू वर्ग की तरफ से। क्या बोलेंगे आपका? अगर हम बोलें आपसे हिंदू वर्ग की तरफ से, हिंदू वर्ग की तरफ से हो गए, और अगर हम पूछें आपसे मुस्लिम लीग की तरफ से किसने मुलाकात की थी, तो मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने अपना पक्ष रखा था। जिन्ना ने अपना पक्ष रखा था। और जो आपका कांग्रेस की तरफ से थे, कांग्रेस की तरफ से नेहरू जी थे, नेहरू जी थे, और आपका एक व्यक्ति और थे, आप बताएंगे उनका नाम। कांग्रेस की तरफ से कौन थे? नेहरू जी और एक व्यक्ति और थे।
कांग्रेस की तरफ से जो पक्ष रखा था आपने वो थे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे व्यक्ति आप बताएंगे, क्योंकि दूसरे व्यक्ति थे आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री यानी कि अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे, अबुल कलाम। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया था। कहां पर? भारत छोड़ो के लिए जो प्रस्ताव पेश हुआ था वो लखनऊ में पेश हुआ था क्या? आप कहेंगे नहीं भैया, ये पेश हुआ था वर्धा में। वर्धा में। और कब पारित हुआ था, डेट बताओ। पारित हुआ था ये 8 अगस्त 1942 को कि अब भारत छोड़ो आंदोलन होगा। गांधी जी का मैंने आपको, अगर ये कक्षाएं नहीं देखी हैं इतिहास की आपने हमारी, तो ज़रूर देखना। आपको मिडेवल और मॉडर्न हिस्ट्री अगर पढ़नी है तो यूट्यूब पे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उसको पढ़ाया हुआ है और वो कंप्लीट है। ठीक है, उसको पढ़ने के लिए आपको कहीं पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। क्या बोलेंगे आपका? ये जो प्रस्ताव पेश किया था ये किसने किया था? बोलेंगे भी फटाफट से। ये प्रस्ताव पेश किया था आपका मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। और मैदान कौन सा था? गांधी जी ने बड़ा ज़बरदस्त भाषण यहाँ पर दिया था। मैदान था ये ग्वालियर टैंक मैदान। क्या बोलोगे? ग्वालियर टैंक मैदान। और कहाँ पर है ग्वालियर टैंक मैदान? भैया मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। गांधी जी ने यहाँ पर क्या नारा दिया था वो तुम बताओगे? गांधी जी ने यहाँ पर नारा दिया था डू और डाई, करो या मरो। और 70 मिनट का एक भाषण दिया था। और कहते हैं गांधी जी ने अपनी शैली से हट करके एक भाषण दिया था, जिस शैली के लिए वो नहीं जाने जाते थे। इसी इसी एक दिन को आपका जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था ये एक जन क्रांति है, यह एक जन क्रांति है। अब हम बात करते हैं आपका साथी यहाँ पर 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? यहाँ पर झंडा फहराने वाली कौन थी? झंडा किसने फहराया था? तो झंडा फहराया था यहाँ पर आपका अरुणा आसफ अली ने। किसने? अरुणा आसफ अली ने। अरुणा आसफ अली। तो ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा फहराने वाली कौन थी? अरुणा आसफ अली थी। ठीक है, इसके बाद में जब अंग्रेज सरकार की गतिविधियां तेज हो गई थी तो 14 अगस्त 1942 को आपका ऊषा मेहता जी द्वारा आपका चलाया गया था भूमिगत रेडियो, ग्राउंडेड रेडियो। क्या बोलोगे? रेडियो चलाया गया। रेडियो भी कैसा था? भूमिगत, अंडरग्राउंड। लोगों की बातें इस पे संचारित होती रहती थी। आपको पता होगा जब ये चला तो भारत में कई जगह पर आपका पैरेलल गवर्नमेंट भी बनी, समानांतर सरकारें भी बनी। तो किसी एक समानांतर सरकार का नाम आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा मुझे कि आप जीवित छात्र हैं। समानांतर सरकारें कहाँ पर बनी थी? तो समानांतर सरकार एक तो बनी थी आपका बलिया में। किसने बनाई थी? बागी बलिया में चित्तू पांडे जी ने। क्या बोलोगे? चित्तू पांडे जी ने इसको बनाया था बलिया में। ठीक है, दूसरा सतारा में महाराष्ट्र में बनी थी वाईवी चौहान के द्वारा। और तीसरी एक और बनी थी, बलिया में बनी थी, सतारा में बनी थी, एक जगह और बनी थी वो आपको बतानी है। तीसरी जगह कौन सी थी? बलिया सतारा के अलावा तीसरी जगह इंपॉर्टेंट है। दो सबको पता होता है, दो तो हमको पता है, तीसरी तुम बताओ जब माने, जो तीसरी बता दे। 20 फरवरी 1947 को किसने घोषित किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी? जून 1948 तक। लेकिन आपको पता है इससे पहले ही हम आज़ाद हो गए जून 1948। तो उसके पीछे क्या कारण था? इतनी जल्दी हमको आज़ाद क्यों किया गया था? तो इसके लिए आप कभी उषा प्रियवंदा जी की किताब पढ़ना, या आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पार्टीशन के ऊपर किताब पढ़ना, बहुत सारी किताबें हैं, कभी आप पढ़ना। ठीक है, तो इस इतिहास को आपको जानना जरूरी है। क्लीमेंट एटली, क्योंकि व्यक्ति जो जानेगा, क्लीमेंट एटली की ये घोषणा थी, याद रख लेना। और 3 जून को एक योजना आई थी, 3 जून 1947 को, भारत के विभाजन के लिए। उसको बोलते हैं माउंट बैटन योजना। क्या बोलोगे? माउंट बैटन योजना उसको कहा जाता है, माउंट बैटन योजना। वेवेल योजना कब की थी? जो वेवेल की योजना थी, वेवेल की योजना आपका वो थी 14 जून 1945 की, जिसको लेकर के आपका शिमला सम्मेलन भी हुआ था, शिमला सम्मेलन। ठीक है, अच्छा एक सिद्धांत हम आपको आज सिखाना चाहेंगे। जैसे अभी मैंने कहा कि आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है और पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो शायद आप जो जान पाओगे वो सबसे बेहतर होगा। क्योंकि अन्य कोई व्यक्ति जो जो प्रस्तुत करेगा तो हो सकता है वो किसी एक पक्ष में होकर के बात कर रहा हो सकता है मैं आपको कुछ प्रस्तुत करूं तो मैं किसी एक पक्ष में होकर के बात कर रहा हूं, इसकी संभावनाएं होती हैं। ठीक है, तो आप खुद जो जानोगे वो सबसे बेहतर होगा। बहुत बढ़िया, ये क्रेजी यूट्यूबर व्लॉग हैं, इन्होंने सही आंसर दिया है भैया। तालचेर उड़ीसा में भी समानांतर सरकार थी और तामलुक बंगाल में भी समानांतर सरकार थी। इनके लिए तालियां बजाओ एक बार, क्लैपिंग हो। तो कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है। हाँ जी, जलवाष्प भी होता है, मैथेन ये ओजोन परत के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन नहीं होती है, ऑक्सीजन आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये क्या करता है? मैथेन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, ओजोन परत को नुकसान।
सारी ही गैसें पहुंचाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाता है, सबसे ज़्यादा नुकसान, अच्छा ओजोन परत की मोटाई घटा देती हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान ओजोन परत की जो मोटाई है वो किस में नापी जाती है, बताओ फटाफट से। ओजोन परत की जो आपका मोटाई है वो किससे नापी जाती है, तो डाब्सन इकाई होती है। अच्छा ओजोन, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है इनका प्रभाव सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, क्षोभ मंडल में। किसमें, क्षोभ मंडल में आपका देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। जैव विविधता के कितने हॉट स्पॉट है भारत में, सही में ताली बजा रहे हो, क्या बोलेंगे, जैव विविधता का हॉट स्पॉट है भारत म्यांमार क्षेत्र, क्या बोलेंगे, भारत म्यांमार क्षेत्र। ठीक है, एक आपका भारत म्यांमार क्षेत्र है, 4 मुख्य क्षेत्र हैं, एक हिमालयी क्षेत्र है, एक आपका हिमालयी क्षेत्र है, एक पश्चिमी और पूर्वी घाट आता है आपका, ईस्टर्न ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट आता है, पश्चिमी और पूर्वी घाट आता है आपका, पूर्वी घाट आता है। ठीक है, एक आपका इसमें आता है सुंदरबन क्षेत्र, क्या बोलोगे, सुंदरबन क्षेत्र आ जाता है, और एक आपका आता है इंडो और बर्मी, यानी कि भारत म्यांमार क्षेत्र, इंडो बर्मी। तो कुल मिलाकर के कितने हैं, 4 मुख्य क्षेत्र हैं ये, जिनको हॉट स्पॉट कहा जाता है। जैव विविधता एक्ट आप जानते हो, बायोडाइवर्सिटी एक्ट आपका कब आया था, 2002 में आया था। स्टैटिक जीके में मैं आपको पढ़ाता था, या आपने पढ़ा होगा, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसको MAB हम बोलते थे, वो कब आया था, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। MAB प्रोग्राम कब आया था, MAB जो प्रोग्राम है ये साथी आपका आया था, क्या बोलोगे, 1971 में, 1971 में। और इसके तहत क्या बताया गया था, भारत में जो आपका क्या बोलते थे उनको, अरे जैव आरक्षित क्षेत्र भारत में कितने हैं, जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, BSR, कुल BSR भारत में कितने हैं, कुल बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो भारत में कितने हैं, कुल बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं, तो बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कुल 18 है, जिनमें सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला नीलगिरी है। सबसे पहला BSR बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो सबसे पहला BSR जो है वो नीलगिरी है, क्या बोलोगे, सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो नीलगिरी है। कब का है, 1986 का है, 1986 का है। आप मुझे बताओ सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है कच्छ, कौन सा है आपका, कच्छ का रण। कच्छ का रण किसके लिए जाना जाता है, वाइल्ड आस के लिए, जंगली गधे के लिए। कहाँ पर है, गुजरात में। सबसे छोटा बताओ बायोस्फीयर रिजर्व, फटाफट से। सबसे पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व वो मन्नार है। ये सब हम आपको पढ़ा चुके थे। ये देखिए सबसे पहला कौन सा, नीलगिरी। पूछ रहा था कहाँ, तमिलनाडु में। नंदा देवी उत्तराखंड में। नंद उत्तर नहीं देती है, लड़ाई हो जाती है। मना कर दिया तो मिलने ना आना। नो क्रैक में घायल हो गया लेकिन कहीं से क्रैक नहीं हुआ। सुंदरवन, सुंदरवन लगते हैं बंगले में, पश्चिम बंगाल में। मानस, क्या बोलोगे, मान जाए आज शाम। सिमलीपाल, जिसने सिम ले ली और सिम पर बातें करती है वो एक दिन उड़ जाएगी ऐसे। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, क्या बोलोगे, मध्य प्रदेश। अचानक मार छत्तीसगढ़। कच्छ का रण, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा यही है। कोल्ड डेजर्ट बहुत पूछा जाता है, हिमाचल में। कोल्ड कहाँ पर, ठंडी। हिम, हिम मतलब बर्फ को ही बोलते हैं। कंचनजंगा, चने खाओ सीख से। अगस्त्य मलाई, केरल तमिलनाडु। बड़ा निकोबार, ये निकोबार में। डिब्रू सेखोवा, शाम तक सीख जाओगे सब कुछ। शेषाचलम, शेष चलने के लिए अंधे को सहारा चाहिए, आंध्र प्रदेश। पन्ना, पन्ना मध्य में से पेज से हटा लेते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में कामिंग हाथी रिजर्व अवस्थित है, कामिंग हाथी रिजर्व अवस्थित है। सर नीली क्रांति मछली पालन से है ना भैया जी, नीली क्रांति, नीली क्रांति मछली पालन, हाँ इसी से है। बताओ आगे की बात तुम बताओ। अरे तुम कमाल आदमी हो यार। किस राज्य में कामिंग हाथी रिजर्व अवस्थित है, अच्छा बताओ। चलो मैं इतना खुश क्यों हूँ, कौन बता सकता है। अरुणाचल प्रदेश, क्या बोलोगे, अरुणाचल प्रदेश। असम में हाथी रिजर्व है सोनितपुर, क्या बोलोगे, सोनितपुर, सोनितपुर, सोनितपुर। क्या बोलोगे, सिहिंगफन, क्या बोलोगे, सिहिंगफन। नागालैंड में सिहिंगफन। मेघालय का गारो हिल्स है, क्या बोलोगे, गारो हिल्स, गारो हिल्स, गारो हिल्स। बोलो जी। बादल, बादल खोल कहाँ का है, बादल खोल हाथी अभ्यारण्य, तो बादल खोल है आपका छत्तीसगढ़ का, क्या बोलोगे, छत्तीसगढ़ का। नीलांबुर बताओ फटाफट से कहाँ पर है, बहुत पूछा जाता है। नीलांबुर जो हाथी रिजर्व है वो केरला का है, कहाँ का है, केरला का। संबलपुर बताओ फटाफट से कहाँ का, संबलपुर कहाँ का है आपका, ओडिशा। यहाँ संबलपुर तो बहुत प्रसिद्ध है, किसके लिए, साड़ियों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। श्री विल्लीपुथूर कहाँ का है, क्या बोलोगे,
श्री विल्लुपुथुर कहाँ का है? श्री विल्लुपुथुर आपका ये तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु का। शिवालिक बताओ, शिवालिक कहाँ का साथी? शिवालिक आपका उत्तराखंड का है। कहाँ का? उत्तराखंड का। मयूर झरना हाथी रिजर्व कहाँ पर है? मयूर झरना तो वो आपका वेस्ट बंगाल का है। अच्छा, बता सकते हैं सबसे पहला और सबसे बड़ा हाथी रिजर्व कौन सा है? बोलेंगे भी फटाफट से। बहुत बढ़िया सर, आपको आज सैलरी मिल गई होगी। बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? मयूर झरना वेस्ट बंगाल में। अगली बात बताओ, सबसे पहला, पागल हम सैलरी देने वाले हैं। आगे बताओ फटाफट से, ये तो बात ही गलत है। मयूर झरना वेस्ट बंगाल में। अगली बात बताएंगे, दुनिया में मयूर झरना हो गया, और क्या बताया मैंने? सबसे पहला कौन सा है? तो सबसे पहला, ये आंसर आपको करना था, सबसे पहला है आपका सिंह भूमि। सिंह भूमि, क्या बोलोगे? सिंह भूमि। कहाँ पर है सिंह भूमि? सबसे पहला और सबसे बड़ा यही है, झारखंड में। झारखंड में, झारखंड में। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आंसर करेंगे फटाफट से। तो आप पापा बनने वाले हैं। अरे यार, इतने आदमी, इतने करोड़ों लोग, 800 करोड़ लोग अभी जीवित हैं। 800 करोड़ लोग आपसे पहले जीवित हो चुके हैं ना, वो सब बाप ही बने हैं। बाप बन के किसी ने कौन सी बड़ी बात कर दी, सब बाप बनेंगे। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर कीजिए। चलो अभी आओ इधर, बोलेंगे जी। एक बच्चे ने सही गैस किया है, बस एक है अपना जिगरी दोस्त। आगे आएंगे। रियो पृथ्वी सम्मेलन कब का है? रियो पृथ्वी सम्मेलन ये 1992 का है, 1992 का है। बटलैंड आयोग रिपोर्ट जो आई थी आपका 1987 में आई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये आपका 1989 का है। क्या बोलोगे? और आपका द लिमिटेड ग्रोथ जो आई थी आपका 1972 में आई थी यूनेप के द्वारा, ठीक है, जब यूनेप की स्थापना हुई। तो क्या पूछ रहा है? व्यवस्थित क्रम में इसका आंसर हमको देना है। तो क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। 4 4 2 3 1, 4 2 3 1, ऑप्शन 4 एकदम से ठीक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक आपका सीओपी होता है पर्यावरण के लिए। सीओपी का फुल फॉर्म कौन बताएगा? सीओपी 29 कहाँ पर हुआ था? अजरबैजान में। अजरबैजान जिसकी राजधानी क्या है? बाकू है। आपका कॉप कॉप 30 कहाँ पर हुआ था? कॉप 30 पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने फुल फॉर्म बताई थी कॉप की, जरा बताएं फटाफट से, सबकी तरफ से आना चाहिए। कॉप का फुल फॉर्म क्या है? बोलेंगे भी फटाफट से, फटाफट से भैया। ऑप्शन सी देख लीजिए एक बार, 21 का क्या हो गया? ऑप्शन सी में क्या हो गया? इसमें कौन सा एक भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? इंडो बर्मी रीजन हमने बता दिया आपको, भारत में अम्यार क्षेत्र हो गया। ओहो हो, सुंदरबन भी लिखा हुआ था, इसको हमने पढ़ा नहीं। सुंदरबन भी लिखा हुआ था, सुंदरबन क्षेत्र भी है। ए एंड सी बॉथ, ए एंड सी बॉथ होगा। हमने ऑप्शन ए देख कर ही हम आगे बढ़ गए। ऑप्शन ए एंड सी, थम्स अप करें जी भैया। ऑप्शन ए एंड सी बॉथ होगा। ये देखिए, इसको थम्स, इसको एक बार जो है स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। ये वो आपका समिट है जो लगातार पूछे जाते हैं और सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, स्टेट एग्जाम्स के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दिखाएं भी, किस बच्चे ने लिखा सीओपी का फुल फॉर्म? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये लिखा है आपका लाडली ने और रॉय के। ये आपका स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। बोलेंगे चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? बोलेंगे भी फटाफट से। चिपको आंदोलन पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से, या पादप प्रजनन से? तो ये पेड़ों को बचाने के लिए था, पादप संरक्षण से था, चिपको आंदोलन था। और चिपको आंदोलन ये चला था चिमोली में। चिमोली में आपको पता होगा, मैं हमेशा से पिछले वर्षों में भी आप सबसे जोर देता रहा कि हम सबको अपने जीवन के लिए पेड़ चाहिए, और अक्सर पेड़ काटे जा रहे हैं, बहुत लोग काट रहे हैं, ठीक है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं, सरकार का संरक्षण उन्हें प्राप्त होता है। और सरकार के लिए उद्योगपति यानी कि जो ये पूंजीवादी लोग होते हैं, पूंजीपति लोग होते हैं, ये आपका महत्व रखते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है इस प्रकृति के लिए कि हमको पेड़ लगाने होंगे। और मैंने एक वर्ष का एक टारगेट ले रखा है 1 लाख पेड़ लगाने का, जिसके लिए आसान तरीका मैंने क्या बनाया हुआ है, कुछ जगह पर पेड़ डोनेशन करना। और पेड़ वही उठा के ले जाता है तो जो आपका सक्षम होता है। तो आप भी ऐसे प्रयास करिए, हो सकता है आप पेड़ उतने अपने हाथ से ना लगा पाएँ, हालांकि हम एक टीम के द्वारा पेड़ों को लगवा रहे हैं सब जगह, लेकिन फिर भी जब कभी आपकी जॉब लग जाए,
ठीक है। अभी हो सकता है आपके पास पैसे ना हो, या जो थोड़े सक्षम है, ठीक है, या आप गांव में से कोई पेड़ हो सकता है, नीम वगैरह ये सब जगह हो जाते हैं, वो पेड़ उखाड़ करके आप उनको डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, और डोनेट कर सकते हैं, जन्मदिन वगैरह पे दे सकते हैं किसी को, या आप किसी दुकान पर रखवा सकते हो, क्योंकि वहाँ से पेड़ वही लेके जाएगा जिसको ज़रूरत होगी। तो इस प्रकृति को साथी, जो साथी है, जो हम अभी सांस ले पा रहे हैं, आप भी जो सांस ले पा रहे हैं, वो उस प्रकृति की वजह से, उसको हमें बचाना होगा, ठीक है। हमें भूल जाओगे ना, फिर पता नहीं आप हमें याद करोगे या नहीं। इसके लिए श्योरिटी कैसे दी जाए? इसके लिए तो श्योरिटी एक बन सकती है कि आपका घर है, मेरा आपका एड्रेस एकदम से ओपन है, अपने गांव का नाम मैंने प्रोफाइल पे लिखा हुआ है। जब कभी भी आपका मन हो, जब कभी भी आपके पास समय हो, तो आप गांव आना, है ना, और आराम से आना, अच्छे से रुकने के लिए आना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो आप अब याद दिलाने के लिए आते रहना, है ना, तुम याद दिलाने आ जाओगे, ये प्रॉमिस करो एक बार, बोलो कामयाब होके आओगे एक बार, ठीक है। कामयाब भी नहीं होगे तब भी आओगे। और मेरी नज़र में तो कामयाब इंसान की पहचान ये है, जैसे एक बच्चा ने मुझसे पूछा भी था क्लास में कि सर कामयाब व्यक्ति की पहचान क्या होती है। मेरी नज़र में तो कामयाब व्यक्ति वो है जो नैतिक है, जो दूसरे के सुख में सुखी होता हो, जो दूसरे के दुख में दुखी होता हो, जो मंगल कामना खुद के लिए जैसे करता है वैसे ही बाकी लोगों के लिए भी करता हो, कि बाकी लोग भी अच्छा करें, जो ज़िंदगी में कुछ बेहतर तरीके से चल रहे हों, जो योजनाबद्ध तरीके से चल रहे हों, जो अच्छे इंसान हैं, वो सुख में रहें। तो मेरी नज़र में तो वो कामयाब है। तो अगर आप आज भी उस कसौटी पर खरे उतरते हैं, तो आप आज भी मेरी नज़र में कामयाब हो, ठीक है। और इसमें ये होता है कि भाई आर्थिक तंगी नहीं आ पाती है ज़िंदगी में, आपके पास कुछ पैसे यदि आते रहेंगे नौकरी के माध्यम से, आप गर्दिश में नहीं जाओगे, तो वो एक बोनस पॉइंट्स होते हैं, बाकी सब तो अतिरिक्त। ओके, चलिए। चिमोली, चिमोली कहाँ पर? उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन, पेड़ों को बचा, भैया पेड़ लगाने होंगे सबको, प्रॉमिस करें भैया अपनी ज़िंदगी में 100 पेड़, 50 पेड़, 10 पेड़, 1000 पेड़, 500 पेड़, एक लक्ष्य लीजिए, एक लक्ष्य लीजिए और उस लक्ष्य पर चलिए। एक समाज के लिए आपका क्या योगदान होना चाहिए, इस प्रकृति के लिए आपका क्या योगदान होना चाहिए, वही आपको एक बेहतर मानव बनाता है। मुझे बताओ, एपिको आंदोलन चला था एक, एपिको आंदोलन, एपिको आंदोलन, तो एपिको आंदोलन कब चला था? तो एपिको आंदोलन चला था आपका पांडुरंग हेगड़े के द्वारा। क्या बोलोगे? पांडुरंग हेगड़े के द्वारा ये चला था, पांडुरंग हेगड़े के द्वारा, ठीक है। दक्षिण भारत में था ये, साउथ इंडिया में। आप मुझे बताओ, खेजड़ी या बिश्नोई आंदोलन कहाँ पर चला था? खेजड़ी बोलते हैं इसको, बिश्नोई आंदोलन, क्योंकि खेजड़ी आपका राजकीय वृक्ष है ना उधर राजस्थान में। बिश्नोई आंदोलन ये चला था आपका राजस्थान में, 1730 का है। क्या बोलोगे? 1730 का है आपका। कहाँ पर चला था ये? राजस्थान में चला था। साइलेंट वैली बताओ कहाँ पर चला था? साइलेंट वैली, साइलेंट वैली जहाँ पर है वहीं पर चला था, यानी कि केरला में चला था। कहाँ पर? केरला में चला था भैया 1973 में, 1973 में, 1973 में। नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ पर चला था? केवड़िया, गुजरात में चला था। किस वर्ष में चला था? 1985 में, 1985 में। वो भी बहुत पूछा जाता है। एसोचैम का पूर्ण रूप क्या है? एसोचैम का पूरा नाम बताएंगे एक बार फटाफट से। एसोचैम का पूर्ण रूप क्या है? बोलेंगे अभी फटाफट से। एसोचैम का पूर्ण रूप क्या है? एसोसिएटेड कॉमर्स है, एसोसिएटेड चैम्बर्स इन इंडिया होगा, या एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स है, या एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होगा। तो ऑप्शन डी ज़्यादा साथी बता रहे हैं, एकदम से ठीक है। एसोचैम की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। ऐसे ही फिक्की पूछा जाता है, फिक्की का पूरा नाम बताओ क्या होगा? तो जो फिक्की है वो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स। क्या बोलोगे? फेडरेशन ऑफ, फेडरेशन ऑफ इंडियन, इंडियन चैम्बर्स। क्या बोलोगे? फेडरेशन ऑफ इंडियन, इंडियन चैम्बर्स, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड, ऑफ कॉमर्स एंड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या बोलोगे? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या बोलोगे? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये फिक्की है। क्या बोलोगे? फिक्की। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में। क्या बोलोगे? 1927 में। और ये महात्मा, जो आपका महात्मा गांधी जी थे, उनकी सलाह पर हुई थी। लेकिन संस्थापक कौन थे इसके? सलाह पर की गई थी। इसको जो स्थापित किया था वो किया था घनश्याम दास बिड़ला, जो बिजनेसमैन रहे। घनश्याम दास बिड़ला बहुत परोपकारी थे। घनश्याम दास बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठक्कर। क्या बोलोगे? पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम दास ठक्कर, पुरुषोत्तम दास ठक्कर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ हेडक्वार्टर कहाँ गया था? बोलेंगे भी फटाफट से।
हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया था इसका? नई दिल्ली में बनाया गया था। कहाँ पर बोलेंगे? नई दिल्ली पर बनाया गया था। बोलेंगे भी फटाफट से। अरे पढ़ा दो यार, आज आज तो पढ़ा ही दो कम से कम। बोलेंगे भी फटाफट से, आगे आएंगे। नेक्स्ट, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों सीपीएससी को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा कौन देता है? महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा कौन देता है? तो निजी उद्यम विभाग देता है या लोक उद्यम विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, इसको बोलते हैं डीपीई, इसके द्वारा दिया जाता है। मुझे बताओ वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनियां कितनी हैं? सारे लोगों का आंसर आएगा। महारत्न की शर्तें आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। महारत्न आपकी शर्तें आप पढ़ चुके होंगे। शुद्ध लाभ कितना होना चाहिए? 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो। बहुत बढ़िया। सेव अरावली, सेव अरावली, सेव नेचर, बहुत अच्छी बात है, सैल्यूट है आपको सर। मैं अब तक 160 प्लांट लगा चुका हूँ। अच्छा, अपने गाँवों को साफ कर सकते हैं आप अपने, मतलब ऐसा है हमारे हर गांव में जो औसतन छात्रों की संख्या है, लड़के और लड़कियों को मिला के, इस उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो औसतन छात्र हमारे हर गांव में 100 से 200 हैं। जिन गांवों में पढ़ाई का, बड़े गांव भी है, क्रेज भी है, इवन मैंने तो अपने यहाँ एक गांव देखा था, वहाँ पर एक गांव में तो हमारे छात्र छात्रियों एकेडमिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम कुल मिला करके 542 या 543 छात्र थे एक ही गाँव में, ठीक है। मतलब जो पिछले वर्षों में पढ़े हैं और आपका अभी भी पढ़ रहे हैं वर्तमान में, तो आपके गांव में भी होंगे 10, 20, 50, जो भी हों, छोटा गांव होगा बड़ा गांव जैसे भी हैं। आप एक अंदाज़ा बताना कि आपके गांव में इतने लोग होंगे। उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप उन तक एक बात भी पहुंचाना कि आपको मिल करके अपने गांव साफ करने हैं। आप चाहे प्रदेश के किसी भी हिस्से में हैं, चाहे आप किसी दूसरे राज्य से देख रहे हैं, तो आप लोग बेटे और बेटी उस गांव के संगठित होकर के उस गांव की अपनी जिम्मेदारी लीजिए स्वच्छता की, और उस गांव में प्रकृति को बचाने के लिए, यानी कि पेड़ों को लगाने के लिए। कोई पेड़ काट रहा है, आपको विरोध नहीं करना, आपको पेड़ लगाने हैं, ठीक है, क्योंकि उससे एक झगड़ा बनेगा और कुछ नहीं होगा। आप पेड़ लगा सकते हैं, तो वो जिम्मेदारी आप लीजिए, और उम्मीद करूंगा उसका फोटो एक कैप्चर करके आप जिस दिन ये अभियान करेंगे मेरे पास तक जरूर पहुंचाओगे, ठीक है। ओके, इंतजार रहेगा। बहुत बढ़िया। भारत की जनगणना के कोडिंग सम्मेलन के अनुसार, थम्स अप करो जी भैया, ये हम जरूर करेंगे। जैसे ही पेपर दे लो, जब फ्री रहें तो किसी एक संडे में, एक दिन जाएगा आपका, 1 महीने 15 दिन या आपका 2 महीने में भी आप समय निकालोगे अपने उस गांव के लिए, तो आप उस गांव को बहुत साफ बना सकते हो, ठीक है। आप मिलके एक प्रण लेना, कल जब आप कामयाब हो जाओ, आपके गांव में जो बच्चे आर्थिक वजहों से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके साथ ही तुम बनना। तो इस तरह से ही गांव डेवलप होंगे, इसी तरह से गांव स्वच्छ होंगे, इसी तरह से प्रकृति साफ बनेगी, क्योंकि जिम्मेदारी हमको साथ ही उठानी पड़ेगी, ठीक है। आगे आएंगे। तो राज्यों का कोड दिखाने के लिए होता है आपका, क्या बोलेंगे, राज्यों का कोड होने के दिखाने के लिए होता है 2, 3 होता है जिला कोड के लिए। किसके लिए होता है? 3 होता है जिला कोड के लिए। जिला कोड के लिए होता है। मुझे बताओ फटाफट से, उप जिला जो सब डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनके लिए क्या कोड होता है? अब जिला, उसके लिए 5 अंक का कोड होता है, 5 अंक का। गाँवों के लिए जनगणना में कितने अंक का कोड होता है? गाँवों के लिए जो कोड होता है वो 6 अंक का होता है। क्या होता है? 6 अंक का होता है। आज का आपका टॉपिक्स रहेगा, सॉरी आज ब्लू कलर में नहीं है, येलो हो गया। ये मत समझ लेना जी ब्लू कलर आपने कहा था, येलो है तो उसको रिवाइज नहीं करेंगे, ऐसा मत करना, है ना। थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट के आविष्कार से जुड़े हैं। थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट किसके? एक्सरे से। एक्सरे से तो रॉन्जन जुड़े हुए हैं, रॉन्जन। क्लिनिकल थर्मामीटर, एकदम से सही बात हो जाएगी। स्टेथोस्कोप, इसके लिए रेने लेनेक है। कौन है? रेने लेनेक थे, रेने लेनेक। और एक्सरे के लिए कौन है? रॉन्जन, जिनको रॉन्टजन भी कहा था, लेकिन बोलना रॉन्जन। माइक्रोस्कोप से कौन जुड़े हुए हैं? ये हैं जैकेरियस जेंसन। कौन है? जैकेरियस जेंसन। आज आपको ये रिवाइज करना है भैया, जैकेरियस जैक्सन। ये बहुत पूछे जाते हैं आविष्कारक। जैसे मैं पूछूं ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्रामोफोन का आविष्कार एक बड़ी खोज थी उस समय पर। आज हमको लगता है ये बड़ी आसान सी खोज रही होंगी, इनके पीछे हजारों प्रयोग रहे होंगे, हजारों असफलताएं थी। रडार, रडार की बात करेंगे आपका, तो ये है आपका वाटसन वॉट। क्या बोलोगे? वाटसन वॉट, वाटसन वॉट, ठीक है। एक आप मुझे बताओ सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? जिसने वस्त्र आप पहन रहे हैं इसी की वजह से है। सिलाई मशीन का ये बड़ा आविष्कार था, और सिलाई मशीन का आविष्कार किया एलाइस होवे ने। किसने? एलाइस होवे ने किया था, एलाइस होवे ने किया था, ठीक है। रेडियो, रेडियो जो संचार हुआ, रेडियो कम्युनिकेशन, वो किसके द्वारा हुआ? बोलेंगे भी फटाफट से, बोलेंगे। सर मैं अभी क्या कह रहे हैं, इतना सक्षम नहीं सर। जो आप की तरह लोगों की मदद मैं भी करता हूँ, आगे करना भी चाहता हूँ, पर मैं घर से इतना ज़्यादा सक्षम नहीं हूँ।
लेकिन एक सही इंसान बनकर प्रकृति और लोगों के साथ आपके जैसा व्यवहार रखूंगा। आप मेरे आदर्श हो। मेरे दोस्त, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप ये कर रहे हैं, आपके अंदर वो भावना है, तो ये प्रकृति खुद आपको वैसा बना देगी। आप देखना, आप सक्षम, इतने ज़्यादा सक्षम आप हो जाओगे, आप इस प्रकृति के लिए सब कुछ कर पाओगे। ये मेरा मानना है, मेरा बिलीफ सिस्टम है। मैंने देखा है कि प्रकृति आपको खुद बना देती है, बस आपके अंदर वो भाव होने चाहिए। दुनिया की कोई ताकत फिर आपको नहीं रोक सकती है ना। आप बनेंगे। मेरी आप ऐसे समझना कि आशीर्वाद है, और अपना आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं गया आज तक, है ना, अगर आप सही मायने में ये कर रहे हैं। पीतल किसका मिश्रण है भैया, बताएंगे? पीतल, पीतल जिसको हम बोलते हैं आपका ब्रास। पीतल किससे बनता है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी भैया, एकदम ठीक है। 70% जस्ता और 30%, 30 नहीं यार, 70% तांबा होगा ना, 70% तांबा होगा और 30% जस्ता होगा। भाई 30% जिंकी तो होता है, गलत क्यों कर रहे हो? और 70% होगा कॉपर। सारे गलत, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी। कांसा किसका है, बताएंगे फटाफट से? जो कांसा, कांसा बनता है आपका, उसमें कॉपर होता है 88%, क्या बोलोगे? Cu 88% होता है, और 12% होता है Sn, अर्थात टिन होता है। क्या होता है? टिन होता है। सोल्डर बताइए फटाफट से। सोल्डर जिसको हम बोलते हैं टांका, टांका जिसको हम कहते हैं, वो आपका साथी क्या बोलेंगे? 63% Sn होता है, और आपका जो लैड होता है, इसमें शीशा होता है, वो होता है 37%। क्या होता है? शीशा। ये टिन होता है आपका। गन मेटल बताओ फटाफट से। गन मेटल, गन मेटल जो बनता है, वो बनता है कॉपर। 88% कॉपर होता है, 88% कॉपर होता है, 2% जिंक होता है उसमें, और आपका 10% टिन होता है, टिन होता है। कॉपर, जिंक और निकिल को मिला के क्या बनता है? वो बनता है आपका जर्मन सिल्वर। क्या बोलोगे? जर्मन सिल्वर। बोलो भाई फटाफट से। आगे आएंगे। सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? जो रक्त कैंसर है उसके रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। तो रक्त कैंसर में ल्यूकेमिया, ये साथी आपका रक्त कोशिकाओं का कैंसर होता है, इसको किया जा सकता है। मायोलियामा, ये क्या होता है? जो हमारा बोन मैरो, अस्थि मज्जा है, उसमें जो आपका साथी सेल्स है, ठीक है, उनका एक कैंसर होता है, ठीक है। लिम्फोफोमा, ये साथी आपका, ये भी एक कैंसर ही होता है आपका। किसका होता है? इसको बोल देंगे लिम्फोसाइट का कैंसर। लेकिन कार्सिनोमा नहीं होता है। क्या बोलोगे? कार्सिनोमा नहीं होता है, क्योंकि कार्सिनोमा जो होता है वो स्किन का ट्यूमर होता है। किसका? स्किन का ट्यूमर होता है, स्किन का। ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक है। और यहीं पर हमारी क्लास समाप्त होती है। जिनके पास में आपका बहुत कीमती समय है, उनकी कक्षा ओवर हो गई है। अब मैं मिलवाता हूँ अपनी जर्नी में जो साथी रहे, ठीक है। और मिलवाने का मतलब मकसद एक ही है। देखिए, पहले तो मैं ये कह दूँ, अपने अब तक के कुछ समय के लिए हम जो है, ऐसे समझो तुम, वनवास तो नहीं कह सकते, वो तो बहुत कठिन प्रोसेस होता है, लेकिन कुछ समय के लिए जाना होगा। कुछ बदलना है, कुछ बदलने का जुनून है। तो अब तक की इस जर्नी में अगर किसी का दिल दुखाया हो, किसी भी वजह से कभी भी किसी को बुरा लगा हो, शायद किसी ने कुछ जवाब चाहा होगा सोशल मीडिया पर, कहीं मुझे कोई मैसेज लिखा होगा इंस्टाग्राम पर, कभी कोई व्हाट्सएप पर शायद लिखा होगा, या टेलीग्राम पर लिखा होगा, और कभी कोई जवाब नहीं आ पाया होगा, और उसकी वजह से कोई किसी ने कोई अपना डेफिनेशन बना ली होगी, तो मैं आपको बता दूं कि अपने शुरुआती दिनों में मैं शायद 500,000 मैसेजेस का रिप्लाई करता था, सन 2020-21। जब वो मैसेज हज़ारों में पहुंचने लगे तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं था। तो कभी अगर ऐसा कुछ छूटा हो, या कुछ भी कोई कारण रहा हो, कभी मेरे शब्दों की वजह से आपको ऐसा लगा हो कि ऐसा कुछ हुआ है कि इस व्यक्ति के द्वारा हमें हर्ट किया गया, या हमारी जन भावनाएं, हो सकता है क्योंकि इंसान से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मेरा कभी उद्देश्य नहीं रहा है। मैं मतलब मानव मात्र का बहुत सम्मान करता हूँ, जितना सम्मान मैं बाकी जीवों का करता हूँ, सब में शायद सबसे ज़्यादा मैं हर उस एक मानव मात्र का करता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। तो अपने लिए एक सम्मान की बात है। और मैं ये कहूँ, इस कक्षा में, अंतिम कक्षा में तुम्हें मैं महात्मा बुद्ध जी की वो बात हमेशा बताता रहा, और मैं आज भी अपने छात्रों को यही संदेश देना चाहूँगा, आप तो दीपो भवा, यानी बी योर लाइट योर सेल्फ। अपना प्रकाश आप स्वयं बनो। जब आप अपना प्रकाश स्वयं बन जाएंगे, जब आप खुद का दीपक बन जाओगे, तभी इस दुनिया को आप प्रकाशमान कर पाओगे। आप जब तक इस दुनिया की थोपी गई थ्योरीज को मानते रहोगे, ठीक है। और कांत की एक थ्योरी भी है, ह्यूमन बीइंग एंड इटसेल्फ। जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, ठीक है, वो एक आप ऐसे समझिए कि साधन ही है, ठीक है। सब अपने लिए एक अच्छी बेस्ट लाइफ स्टाइल चुनते ही हैं आखिर में,
उसी के लिए शायद मैक्सिमम लोग काम कर रहे होते हैं। आप भी करें, आपकी भी एक बेस्ट लाइफस्टाइल हो, आपके भी जो ड्रीम्स हो वो सब पूरे हों। लेकिन सब में बस छोटी सी बात याद रख लेना, बी योर लाइट योर सेल्फ। आपका जो प्रकाश का दीपक है वो आपके द्वारा बनाया जाना चाहिए। आपको चीज़ों के बारे में विचार करना आना चाहिए। आप किसी थोपी गई गलत मानसिकता का शिकार कभी ना बने। बस यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है। अब आएंगे, सबसे पहले बुलाएंगे रवि भाई को। आइए रवि भाई, हमारे साथ में हमारी क्लास टाइप करते रहे हमेशा, और कई बार तो ऐसा होता था क्लास में गड़बड़ भी कर देते थे तो मैं थोड़ा बहुत इन्हें डांट भी देता था, लेकिन इनकी तरफ से जो हमें प्यार मिला, समर्पण मिला, वो एकदम से हम दोनों को ऐसा मिला कि दोनों जैसे सगे भाई हों। ठीक है, तो ये हमारे रवि भाई हैं, एक बार ताली बजाओ इनके लिए। अब शुभम भाई आप आओ, आएंगे। ये हमारे शुभम भाई हैं जो आपकी क्लास की स्ट्रीमिंग करवाते हैं। ठीक है, और एक समय था, मतलब मैं आपको जानते हो सत्य बोलने के पक्षधर रहा हूँ। एक समय शुभम भाई का ऐसी मैसेज था, आया था, आपके तरह ही हमारे साथी थे। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं ऐसे ये पढ़ते थे, तो इन्होंने बताया कुछ दुख भरी घटनाएं थी, और कुछ एक घटना के लिए उन्होंने कह दिया नहीं भैया मैं तो स्थिति हूँ। मैंने कहा तुम्हारा भाई जीवित है यार, तुम इधर आओ अपने पास में। तो तब से हम और जुड़े, और इनका भी जो समर्पण है अपने लिए एक भाई जैसा है, एकदम सगे भाई जैसा है। ठीक है, अब मैं मिलाते हैं हम तीसरे व्यक्ति को, अपने स्टार भाई को। अपने स्टार भाई हैं नवीन कसाना। ठीक है, आप मतलब आप ये समझो कि जैसे अब मैंने कोई कंटेंट तैयार किया, जैसे अपनी बुक भी लिखी गई स्टैटिक जीके की, अपनी क्लास नोट से लिखी गई, तो ये यूपीएसआई 2021 के अभ्यर्थी थे, और मेरा और इनका तब का मतलब 2020-21 की बात है ना, 2020-21 में इनकी पहली मुलाकात हुई, और हमारी भी आंसुओं से भरी मुलाकात थी, इनके साथ भी इनके साथ में भी। अपने बहुत सारे लोगों से आंसुओं भरी मुलाकात रही है, लेकिन वहाँ एक बॉन्ड बनता है, वो बॉन्ड इनके साथ में बना, और आपकी क्लास के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत मेरे साथ आपका मुझसे भी ज़्यादा मेहनत अगर की है आपने उस कंटेंट को तैयार करने के लिए, तो वो नवीन कसाना भाई ने की है। ठीक है, तो ये एक मतलब हिडन स्टार हैं, ये 2-3 लोग जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मतलब अपनी परिभाषा है। वो ऐसा नहीं था अपने पास में बहुत बड़ी टीम थी, अकेला व्यक्ति अपने आप में एक टीम था, है ना। तो इन सब लोगों से मैं आपको मिलवाना चाहता था। ऐसे ही आप भी कामयाब हों, आज ये लोग कामयाब हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अपनी ज़िंदगी में ये भी बहुत अच्छा करेंगे, आप भी बहुत अच्छा करें। ठीक है, आप कुछ कहना चाहोगे? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस बस बस, ठीक है। तो ये सब था, बाकी अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा खुद को विकसित करिए, पढ़िए, खूब पढ़िए। जब आप खूब पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब्जेक्टिव नॉलेज ठीक है आपकी परीक्षाएं पास करने के लिए काम आएंगी, लेकिन पढ़िए, खुद का विकास करिए, और खुद को चरम पर पहुंचाइए। एक सामान्य व्यक्ति कहीं भी पहुंच सकता है। ठीक है, एक औसत व्यक्ति कहीं भी पहुंच सकता है। अपने संसाधनों को बीच में आने मत देना, ये मत सोचना मेरे पास शायद ये संसाधन नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। सामान्य व्यक्तियों ने सबसे बड़े काम इस देश में, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में किए हैं, आप भी उन्हीं में से एक हो सकते हैं। लेकिन वो स्पिरिट आपके अंदर होना चाहिए, वो रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आपको होगा, और एक दिन देखना आप फतह करेंगे। लेकिन उस फतह के लिए सबसे ज़रूरी है प्लानिंग, और चीज़ों का सही तरीके से एनालिसिस, आकलन करके, और एक दिन देखना आप ही विजित होंगे, और बाकी सबको भी आप विजित करेंगे, बाकी सबकी खुशियों के आप कारण बनेंगे। उस परिवार के प्रति समर्पित रहिए जहाँ पर आपका जन्म हुआ है। ठीक है, जिस गांव में आपका जन्म हुआ है उसके प्रति, जिस क्षेत्र में आपका जन्म हुआ है उसके प्रति समर्पित रहिए। खुद को नैतिक बनाइए, और लोगों का सम्मान कीजिए। ठीक है, लोगों से भिड़िए मत, है ना, और वही बस कड़वा मत बोलिए। मतलब मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, और मैं बोलता रहूँगा बीच बीच में, कभी कभार जो मैं चाहता हूँ कि मैं अवेयरनेस एक लेके आऊँ, तो उस अवेयरनेस के लिए मैं काम करता रहूँगा, और बीच बीच में छोटी छोटी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। बाकी इंस्टाग्राम वगैरह या आपका यूट्यूब के माध्यम से, या जैसे भी आपसे जुड़ने का मैं कोशिश करूँगा कि वीक में एक दो छोटे इवेंट 10-10 20-20 मिनट के मैं करता रहूँ। तो अपना ख्याल रखिए। बाकी आप सबके आशीर्वाद की हमें भी ज़रूरत है, आप सबके स्नेह की ज़रूरत है। छोटे भाई बहनों को जो प्यार मेरी तरफ से मिलना चाहिए था उसके लिए मैंने वर्षों तक भरपूर प्रयास किया है। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, और आज घर जाके ज़रूर नमस्ते बोलना सबको कि भैया की तरफ से नमस्ते आया है, घर के जो बुजुर्ग हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। अपनी जर्नी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।